ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार। मियांवाली के तारिक हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां अरूज पर। खिलाड़ी पुरजोश। ग्राउंड में कारकुनान के लिए 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चेयरमैन इमरान खान समेत 5 बजे ग्राउंड में पहुंचेगी। जिले पुलिस मियांवाली ने जलसे का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। जलसे में पुलिस की जानिब से 869 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। साबिक विफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन का पीटीआई में शमूलियत का मामला। सिकंदर बोसन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए या नहीं, रोही ने पता लगा लिया। सिकंदर बोसन कहते हैं कि आज फैसला हो जाएगा, टिकट मुझे मिलता है या अहमद हुसैन ढेड़ को। जिला मुल्तान के 6 कौमी हलकों और 13 सूबाई हलकों के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार। रिटर्निंग अफसरान ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। कोटअदू में सियासी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम शुरू होते ही उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नून लीग, पीटीआई और आजाद उम्मीदवार ने जहाजी साइज के साइन बोर्ड लगवा दिए। इंतजामिया ने चुप साधी। मुल्तान से जद्दा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज मंसूख। पीके 739 की परवाज में सुबह 5:05 पर जद्दा रवाना होना था। परवाज मंसूख होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लाहौर हाईकोर्ट में 2 जुलाई से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सेट मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में 2 माह की अदालती छुट्टियों में अहम केसेस की समाअत होगी। आम नौयत के केसेस अदालती छुट्टियों के बाद सुने जाएंगे। डेरा गाजी खान में मुर्गी की कीमतों को लगे पर कट गए। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 275 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमतें मजीद कम की जाए, शहरियों का मुतालबा। कहरोड पका म्यूनिसिपल कमेटी के सालाना ठेका जात 2018-19 आमदन की नीलामी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अरशद, चेयरमैन बल्दिया मलिक कासिम जोया और चीफ ऑफिसर आशिर जावेद गिल ने अपनी निगरानी में बोली कराई। मुल्तान नागशाह चौक फ्लाईओवर के करीब डकैती की वारदात। डाकुओं की गन पॉइंट पर शहरी से लूट मार। डाकू मोहम्मद वसीम से गन पॉइंट पर 8000 और मोबाइल फोन छीनकर फरार। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। डेरा गाजी खान में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। Transmission is brought to you by दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का। पानी बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। कप्तान होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार है। मियांवाली के तारिक हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां अरूज पर है। स्टेडियम में इमरान खान के लिए वीआईपी गेट तैयार किया जा रहा है। कारकुनान के लिए 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जिले पुलिस मियांवाली ने जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। अफसरान समेत 869 मुलाजमीन सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पुलिस की जानिब से ग्राउंड से मुंसलिक रास्तों पर भारी नफरी तैनात होगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 5 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कप्तान होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। मियांवाली के तारिक हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। स्टेडियम में इमरान खान के लिए वीआईपी गेट तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मिजाज से। जी अख्तर मिजाज, बताइएगा कहां तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त कप्तान के जो जलसागाह की सूरत हाल है वो ये है कि स्टेज जो है उसको मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया गया है। उसके अलावा ग्राउंड में कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं, कुछ कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं और अभी कुछ कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि स्टेज की जो सूरत हाल है वो ये है कि स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ा पैनाफ्लेक्स लगा दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके दोनों तरफ में
بیٹ کا نشان ہے اور عمران خان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلسہ انتظامیہ کے مطابق اور مقامی جو قیادت ہے اس کے مطابق سپہر 3 بجے تک مرکزی قیادت جو ہے جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے بتایا گیا کہ عمران خان 5 بجے جلسہ گاہ میں موجود ہوں گے اور 5:30 بجے تک وہ جلسہ ختم بھی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو گرمی کی صورتحال ہے وہ انتہائی شدید گرمی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پنڈال میں کافی سارے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس طرف میرا کیمرامین وقاص آپ کو دکھا سکے تو گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو عمران خان کے جلسے ہوئے ہیں میاں والی میں وہ بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں، ان کی نسبت یہ جو گراؤنڈ منتخب کیا گیا ہے یہ بہت چھوٹا پڑے گا، لیکن گرمی بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی قیادت کے جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں مصروف بھی ہیں اپنے الیکشن کمپین کے سلسلہ میں۔ لیکن کپتان کا جلسہ ہو تو کپتان کے جلسے میں صرف میاں والی کے لوگ شریک نہیں ہوتے، میاں والی کے علاوہ کیونکہ کے پی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ میاں والی کے قریب پڑتا ہے، وہاں سے بھی لوگ جو ہیں کپتان کے جلسے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسیٰ خیل سے لے کر پپلا تک یہ میاں والی ہو گیا اور اس کے علاوہ میاں والی کے ساتھ پپلا سے آگے بھکر کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور بھکر میں اس مرتبہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ بھکر سے بھی لوگ میاں والی کپتان کا جلسہ سننے کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ خوشاب کی بات کی جائے تو خوشاب بھی یہاں سے قریب ہی پڑتا ہے۔ ماضی میں جو جلسے دیکھے گئے ان میں چکبال، خوشاب، بھکر اور ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو تک کے جو لوگ ہیں میاں والی میں آئے ہیں، لیکن یہ جو جگہ انتخاب کیا گیا اس جگہ کا، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا، لیکن انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران نے 2 دن کا عمران خان نے ٹائم دیا کہ 2 دن کے اندر اندر آپ جلسے کی تیاریاں کریں اور 2 دن بعد 24 کو میں جلسہ کروں گا، تو اس لیے ہمیں یہی سب سے مناسب جگہ ملی۔ اگر اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ہاکی اسٹیڈیم جو ہے اس کے ساتھ وقاص آپ کو دکھا سکے کہ سامنے فٹ بال گراؤنڈ ہے، لیکن فٹ بال گراؤنڈ اور ہاکی اسٹیڈیم کے درمیان ایک سڑک موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں فٹ بال گراؤنڈ میں موجود ہوں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج نہ کوئی بڑی سکرین لگائی گئی ہے، نہ کوئی اتنے بڑے زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر فٹ بال گراؤنڈ میں لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کپتان کا جلسہ کیسے سنیں گے؟ لوگ کپتان کا جلسہ زیادہ تر لوگ سننے نہیں آتے بلکہ عمران خان کو بہت زیادہ لوگ یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں۔ کل سے انتظام آج یہاں پہ شروع ہیں۔ جلسہ گاہ میں 2 دروازے جو ہے رکھے گئے ہیں لوگوں کے آنے کے لیے، ایک گیٹ مین گیا اور VIP گیٹ بنایا گیا عمران خان کے لیے جہاں سے عمران خان سٹیج کی جانب آئیں گے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے لیے علیحدہ سیٹ اپ بنایا گیا اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس جلسے میں خواتین بھی آئیں گی، لیکن ابھی تک خواتین کے لیے پردے کے جو انتظامات ہیں کیونکہ میاں والی میں پردے کی روایت ہے، ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی جہاں پہ خواتین آئے گی۔ یہ ممکن ہے کہ خواتین جیسے عام شہروں میں بڑے شہروں میں عمران کے جلسے ہوتے ہیں خواتین وہاں پہ موجود ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ میاں والی میں بھی کچھ ایسا ہی سما دیکھنے کو نظر آئے، لیکن یہاں پہ بھرپور تیاریاں جاری ہیں، سٹیج مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پہ ابھی تک مقامی جو قیادت ہے ان میں سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ امجد خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف میاں والی کے صدر بھی ہیں، اس کے علاوہ NA 95 سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور وہ یہ تمام تر انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد خان بھچر جو ہیں PP 87 سے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی بات کی جائے تو 6 امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جو میاں والی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ PP جو 85 ہے وہاں سے عبد الرحمان خان ببلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ PP 87 سے جو ہے وہ آ رہے ہیں امین اللہ خان جو ہے۔ اس کے علاوہ PP 88 کی بات کی جائے تو وہاں سے سبطین خان صاحب ہے اور PP 87 سے احمد خان بچر، PP 86 جو ہے امین اللہ خان ہے۔ تو عمران خان خود جو ہے میاں والی 1 جو ہے NA 95 وہاں سے عمران خان خود الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے یہ عدالت کے فیصلے کے بعد ہی اب پتہ چلے گا کہ عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے۔ لیکن یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے جو کاغذات ہیں وہ منظور ہو جائیں گے اور حلقہ NA 95 میاں والی 1 سے عمران خان الیکشن لڑیں گے اور حلقہ NA 96 جو ہے میاں والی 2 وہاں سے امجد خان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ آج جلسہ ہوگا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز میاں والی سے کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آتش بازی ہوگی اور اس کے علاوہ عمران خان کے جو رستے ہیں وہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکورٹی تیار کر لیا گیا ہے۔ 869 لوگ جو ہے پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکورٹی پر تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ PTI کی جو مقامی
इंतजामी क़यादत है और PTI के जो रज़ाकार हैं वो भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इमरान खान के रस्तों को दोनों तरफ से सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे और इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है कि ढोल की थाप पे इमरान खान को स्टेडियम में लाया जाएगा और यहाँ पे मियाँ वाली के जो नौजवान है, PTI के जो कारकुन है, वो यहाँ पे मियाँ वाली की एक रिवायती झूमर है, रिवायती रक्स भी करेंगे, झूमर भी डालेंगे और यहाँ पे रात को भी अच्छा खासा सामान नजर आया। यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद थे। मियाँ वाली जो है इमरान खान का घर है और मियाँ वाली के जो लोग हैं इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। अब देखना यह है कि गर्मी भी बहुत शदीद है और टाइम जो है 5:30 बजे का रखा गया है कि यहाँ पे पिडाल भी बहुत छोटा है। क्या सूरत हाल होती है जी? अच्छा अख्तर बताइएगा कि मकामी क़यादत में से अभी तक कोई पहुंचे ग्राउंड में तैयारियों के हवाले से जायजा लेने के? कल शाम तक जो मकामी क़यादत में से अमजद अली खान और उसके अलावा अहमद खान भच्चर जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके जायजा लिया है, इंतजामात का जायजा लिया है। उसके अलावा उन्होंने स्टेज का जायजा लिया है। सिक्योरिटी के हवाले से उनकी मुलाकात हुई है, DPO से, DC से मुलाकात हुई है और मैं ये बताते चलूँ कि आज सुबह जो है DC मियाँ वाली ने ग्राउंड का जायजा लिया है। यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ उनके सवालात थे जो उन्होंने इंतजामिया से किए और इंतजामिया ने उनको उसके हवाले से आगाह किया। उसके अलावा कल जो है DPO मियाँ वाली जिन्होंने कल ही चार्ज संभाला है, उन्होंने भी कल ग्राउंड का दौरा किया है और यहाँ के इंतजाम जो है, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उसको उन्होंने चेक किया है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक DPO मियाँ वाली ने जलसा गाह का जो है दोबारा दौरा नहीं किया, लेकिन सुबह DC मियाँ वाली जो है रायद इकबाल अमान वो और उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ वाली जो है गौर जमान वजीर भी थे, उन्होंने इंतजाम और सिक्योरिटी का जो है जायजा लिया है। जी हाँ, DC और DPO की जानिब से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है। कप्तान का आज होम ग्राउंड पर मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। तैयारियां उरूज पर हैं। स्टेडियम में इमरान खान के लिए VIP गेट भी तैयार किया जा रहा है। कारकुनान के लिए 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जिला पुलिस मियांवाली ने जलसे की सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। अफसरान समेत 869 मुलाजिम सिक्योरिटी के फराइज पर अंजाम देंगे, जबकि पुलिस की जानिब से ग्राउंड से मुंसलिक रास्तों पर भारी नफरी तैनात होगी। सिक्योरिटी के हवाले से मियांवाली के DPO ने भी ग्राउंड का दौरा किया है। PTI चेयरमैन इमरान खान 5 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान 5 बजे ग्राउंड में पहुंचेंगे, जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। आपको अपडेट करें, PTI के जलसे के हवाले से इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। मियांवाली के तारिक हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। ग्राउंड के मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तैयारियां अरूज पर हैं। 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। जिला पुलिस मियांवाली ने जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया है। सिक्योरिटी के फराइज पर अंजाम देंगे। पुलिस की जानिब से ग्राउंड से मुंसलिक रास्तों पर भारी नफरी तैनात होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के असासाजात मंजर आम पर आ गए। मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी करोड़ों रुपए के असासे के मालिक निकले हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने असासों की मालियत 28 करोड़ रुपए 36,67,000 रुपए जाहिर कर दी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। रजा मलिक बताएगा, शाह महमूद कुरैशी के असासे मंजर आम पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, दीगर सियासतदानों की तरह मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी जो अपने असासाजात जाहिर किए हैं, बज़ाहिर उनकी मालियत कहीं कम है, तमाम उन्होंने जो अपने असासाजात डिक्लेयर किए हैं उसके मुताबिक वो 28 करोड़ 36,67,000 रुपए के मालिक हैं और उनके ज़ेर कफालत 3 अफराद हैं, जिनमें बेटा, बेटी और उनकी बेगम शामिल है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी के लंदन के बैंक अकाउंट में 88,000 पाउंड मौजूद है, जबकि उनकी बीवी के फलान अकाउंट में 26,512 पाउंड मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तालीमी काबिलियत BA जाहिर की है। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता सालों में हल्के के लिए किसी किस्म के भी तरक्याती फंड जो हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में 2 के, लाहौर में 1 घर, 1 फ्लैट, इस्लामाबाद में 1 घर के मालिक हैं। शाह महमूद कुरैशी ने DHA बहावलपुर में 2 प्लाट भी लिए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने दौलत गेट मुल्तान घर की मालियत जाहिर की है इस हवाले से, और ये उनके असासाजात की जो तफसील है ये सामने आई है ऐसी सूरत हाल में कि उनकी तरफ से ये रिटर्निंग अफसरान को जमा कराई गए हैं ये तफसीलात। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक हमें आगाह करने का।
आगे बढ़े आपको बताएं, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का मामला इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया गया है। डिवीजन बेंच कल से लाहौर हाई कोर्ट उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत करेगा। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का मामला इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया गया है। जी हां, डिवीजन बेंच कल से लाहौर हाई कोर्ट उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। आपको अपडेट करते चलेंगे, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के मामले पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। डिवीजन बेंच कल से लाहौर हाई कोर्ट उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको आगाह करें, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का मामला इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया गया है। डिवीजन बेंच कल से लाहौर हाई कोर्ट उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। आपको आगाह करें, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के मामले पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। डिवीजन बेंच कल से लाहौर हाई कोर्ट उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के मामले पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ समाअत के लिए 3 डिवीजन बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, 3 बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के मामले पर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो समाअत कर रहे हैं और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ये 27 जून तक इन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के हवाले से फैसले कर देंगे और जिसके बाद उम्मीदवार इन फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर सकेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए 3 मुख्तलिफ डिवीजन बेंच तश्कील दे दिए हैं जो कल से फाल होंगे और कल से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के जो फैसले आ रहे हैं इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल से उसकी समाअत करेंगे। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के तमाम उम्मीदवारों के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 3 डिवीजन बेंच है और तीनों लाहौर में काम करेंगे, प्रिंसिपल सीट पर काम करेंगे। जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नीम पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच होगा जो अपीलों पर समाअत करेगा। दूसरा डिवीजन बेंच होगा जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर तश्कील दिया गया और तीसरा डिवीजन बेंच जो है वो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाह करीम पर मुश्तमिल है। ये तीनों डिवीजन बेंच इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ कल से दरखास्तों पर समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। कागजात नामजदगी के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर व उम्मीदवार हल्का NA 158 सैयद जावेद अली शाह के खिलाफ दायर अपील खारिज हो गई है। PTI के उम्मीदवार इब्राहिम खान की जानिब से असासाजात दुरुस्त जाहिर न करने और डिफॉल्टर होने पर अपील दायर की गई थी, जबकि सैयद शाहिद अली शाह को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। साबिक सूबाई वजीर व उम्मीदवार PP 213 मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी के खिलाफ दायर अपील भी खारिज हो गई है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताएगा, जावेद अली शाह को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों के मुस्तरद कर दिए गए थे तो उन्होंने जो अपनी अपीलें दायर की थी और उनकी समाअत आज मुल्तान हाई कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी अमीन अहमद जो है वो आज 16 उम्मीदवारों की जानिब से जो अपीलें दायर की गई थी उनकी समाअत इस वक्त कर रहा है। तकरीबन 10 एक समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो बड़े केसेस थे उनमें अगर बात करते हैं तो NA 158 से जो उम्मीदवार हैं और साबिक वफाकी वजीर है सैयद जावेद अली शाह, इनके खिलाफ अपील दायर की गई थी कि जहां पे जो MNA वहां के जो MNA के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक है इब्राहिम खान, उन्होंने ये अपील दायर की थी कि इन्होंने अपने असासाजात जो है वो दुरुस्त जाहिर नहीं किया और दूसरा ये डिफॉल्टर करार दिए गए हैं तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जो आज अपनी अदालत ने जो फैसला सुनाया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो आज फैसला सुनाया है उसके मुताबिक के ये जो सैयद जावेद अली शाह है कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए इनके जो कागजात
जो इनके खिलाफ अपील दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा पीपी 213 मुल्तान का हल्का है और जहां से साबिक सूबाई वजीर है मोइनुद्दीन कुरैशी, उनके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी कि उन्होंने अपने असातिज़ा जो हैं वो दुरुस्त जाहिर नहीं किए, तो आज अदालत ने उनके खिलाफ जो अपील दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया है और पीपी 213 से मोइनुद्दीन कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा आसिफ मनेस हैं जो कि NA 165 है, बिहाड़ी का हल्का है, सईद खान मनेस, इनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। इनके खिलाफ भी असातिज़ा छुपाने और डिफाल्टर का केस था और इनके जो बेटे हैं पीपी 235 से आसिफ मनेस, इनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। सबसे एक अहम बड़ा केस है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के जो उनका केस यहाँ पे उनके मुखालिफ वकील की जानिब से दायर किया गया है कि कर्जा माफी केस है कि 2009 के अंदर यूसुफ रजा गिलानी की जो अहलिया थी उन्होंने फौजे गिलानी 2009 में तकरीबन 700 मिलियन जो कर्जा था वो माफ करवाया। उसके बाद अपनी जो इनकी अहलिया थी फौजे गिलानी, इनको मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर डायरेक्टर भी बनाया गया था। तो इस हवाले से आज जो जस्टिस काजी अमीन अहमद हैं, इन्होंने SECP को यहाँ पे रिकॉर्ड तलब कर लिया है कल के लिए। इनका ये कहना था कि अगर पैसा पाकिस्तान का था, अवाम का था, लूटा गया है तो हम वो वापस जरूर लेंगे। आज तकरीबन 10 एक जो हैं केसी की समाज, अहम केसी की समाज जो है वो इस वक्त जारी हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो NA 157 से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक MNA भी है अब्दुल गफ्फार डोगर, उनकी जाली डिग्री केस जो है वो भी जेर समाअत है। कुछ देर बाद उसका भी फैसला सुना दिया जाएगा। आज टोटल 16 केसेस है जिनकी समाअत आज की जा रही है। कल मंडे के रोज अहम केसेस की समाअत जो होगी। इस वक्त जो मुल्तान डिवीजन और जो बिहाड़ी है इलाका है, सहीवाल, इनके इलाकों की जो शहरों की जो केसी की समाअत है वो की जा रही है। कल के रोज यहाँ मुल्तान के अलावा डेरा गाजी खान डिवीजन के भी केसेस की समाअत की जाएगी, जहाँ पे जस्टिस वकास रूफ जो है वो डेरा गाजी खान, तोंसा शरीफ, यहाँ के जितने भी केसी की समाअत है वो करेंगे। कल के दिन जो कि तोंसा शरीफ से हैं मीर शाह मिरानी, उनकी जो केसी की समाअत है कल वो की जाएगी। उनकी जो अहलिया हैं शमूना अमरीन, कल 25 तारीख है, 25 तारीख का टाइम पीरियड दिया गया था। तमाम तर जितने भी कागजात से डॉक्यूमेंट से मुकम्मल करने के बाद कल उनकी समाअत होगी। तो आज जो इस वक्त 10 उम्मीदवारों की समाअत की जा चुकी है, तकरीबन 3 बजे तक तमाम तर जो आज 16 समाअतें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और जो फैसले हैं वो सुना दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अमजद मलिक हमें तफसीलन आगाह करने का। जिला मुल्तान के 6 कौमी हलकों और 13 सूबाई हलकों के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली गई। रिटर्निंग अफसरान ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक से। रजा मलिक बताइएगा। बिल्कुल, जो मराहिल हैं वो हतमी शक्ल तैयार करते रहे आम इंतखाबात के लिए और इस हवाले से जो पोलिंग स्कीम है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है और हतमी पोलिंग स्कीम को रिटर्निंग अफसरान की जानिब से 7 बुनियादी तब्दीलियों के बाद भिजवा दिया गया है गजट नोटिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को, जहां से इसको लाहौर सूबाई इलेक्शन कमीशन की तरफ भिजवाया गया, जहां ये बाकायदा तौर पर जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। जिला मुल्तान में 1817 पोलिंग स्टेशन और 5264 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। NA 154 के लिए 287 पोलिंग स्टेशन होंगे, NA 155 के लिए 360, NA 156 के लिए 312 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरीके से कौमी असेंबली के हल्का NA 157 के लिए 260 पोलिंग स्टेशन, NA 158 के लिए 298 और NA 169 के लिए 300 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हतमी पोलिंग स्कीम का गजट नोटिफिकेशन आइंदा 2 रोज में जारी होने का इम्कान है। जी हाँ, 2 रोज में जारी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। इलेक्शन 2018 के हवाले से मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्तान में सरायकिसान डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। सरायकिसान डेमोक्रेटिक पार्टी ने राना सलीम नून को NA 116 से टिकट जारी कर दिया है, जबकि PP 227 से असलम मफिल को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते जुनैद अनवर से। जुनैद अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरायकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीदवारों को जो है वो अपने पार्टी टिकट जो है वो देना शुरू कर दिए। पहले मरहले में 3 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिए गए हैं। जो पार्टी टिकट है वो चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून ने जारी किए। जो है राना फराज नून ने पहला जो पार्टी टिकट है वो हल्का NA 116 में राना सलीम नून को दिया है, जबकि PP 227 से असलम मुगल को पार्टी टिकट जारी किया गया। इसी तरह PP 228 से जो है वो सलीम कलियार को जो है वो पार्टी टिकट जारी किया गया। तो पहले मरहले में 3 पार्टी टिकट जो है वो सरायकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है वो जारी किए हैं। उनके चेयरमैन, इस मौके पर उनके चेयरमैन का कहना था कि ये पहला इलेक्शन है जहाँ सरायकियों की कोई जमात सरायकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने निशान और रजिस्ट्रेशन के साथ जो है वो सियासी मैदान में उतर रही है। उनका मजीद कहना था कि वो उम्मीदवारान जिन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने जो है वो कागजात जमा करवाए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ पार्टियों से टिकट नहीं मिले, तो उनको चाहिए कि वो सरायकी डेमोक्रेटिक पार्टी से राब्ता करें। सरायकी डेमोक्रेटिक पार्टी के निशान हिरन पर जो है वो इलेक्शन लड़े। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर। बहावलपुर कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 हलकों के लिए पोलिंग स्कीम की तैयारी जारी है। रिटर्निंग अफसरान और उनका अमला खत्मी पोलिंग स्कीम तैयार करने के लिए इतवार के रोज भी अदालत में मौजूद है। पोलिंग स्कीम आज फाइनल करके डिस्ट्रिक्ट और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी जाएगी। आपको अपडेट करें, बहावलपुर कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 13 हलकों के लिए पोलिंग स्कीम की तैयारी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा, पोलिंग स्कीम की तैयारी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल शुरू नहीं होगी तकरीबन, बल्कि खत्म होने को है। फाइनल मराहल में है। कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं, बहावलपुर के और सूबाई असम्बली के 10 हल्के हैं, और उनके लिए पोलिंग स्कीम जो है वो तकरीबन आखिरी मराहल में साइन हो रहे हैं। उसमें ये डिसाइड कर लिया गया है कितने पोलिंग स्टेशन, कितने वोटर लिस्ट, कितने मर्द और कितने खवातीन वोटर, इसके अलावा कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, किन किन पोलिंग स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। तमाम की तमाम तफसीलात जो है वो इस पोलिंग स्कीम में फाइनल कर ली गई हैं। ये पोलिंग स्कीम आज इतवार के रोज भी अमला और रिटर्निंग ऑफिसर्स अदालतों में मौजूद हैं। आज फाइनल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट व रीजनल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको भेज दी जाएगी, जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन इस पोलिंग स्कीम को नोटिफिकेशन गजट जारी करेगा, जिन पर फिर पोलिंग होगी 25 जुलाई को। जी हाँ, 25 जुलाई को पोलिंग होगी। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। कोटादू से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सियासी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। नून लीग, PTI और आजाद उम्मीदवारों ने जहाजी साइज के साइन बोर्ड लगवा लिए हैं। कोटादू से आपको अपडेट करते चले, जहां सियासी पार्टियों की इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते तैमूर अतर से। तैमूर अतर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन मुहिम की जो तैयारी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं उनकी भी जो है खुल्लम खुल्ला जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है वो की जा रही है। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की जो है धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बड़े बड़े तशहीरी साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, जबकि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने वाले जो अफसरान हैं
वो भी नुमाइंदों के सामने जो है मंजर-ए-आम से गायब हो चुकी है और अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये देखा जा सकता है कि शहर के अंदर बड़े बड़े जहाजी साइज के जो है ये साइन बोर्ड लगा दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि जो उम्मीदवार जो है खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने भी लगाए जाएंगे। लेकिन शहर कोटदू में जगह जगह पर जो उम्मीदवार हैं वो किसी पार्टी से है या वो आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने जहाजी साइज के जो है पैनाफ्लैग जो है बोर्ड अवेजा कर दिए गए। ना तो उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की जा रही है, ना इनके जो ये तशरीरी जो पैनाफ्लैग्स हैं ये उतारे गए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3/6 के जो पैनाफ्लैग्स हैं उनकी लगाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अभी तक जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो अफसरान है वो भी मंजर-ए-आम से गायब है, या वो इन जो बात पर, क्योंकि ये सियासतदान है, मुकामी सियासतदान है, तो इनके आगे वो खामोश, और अभी तक जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में सामने नहीं आई और ना ही इन बोर्ड को अभी तक जो है उतारा गया है। ना ही बोर्ड को उतारा गया। बहुत शुक्रिया तैमूर। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं भावलपुर में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 80 से ज्यादा अफराद गैस्ट्रो का शिकार हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अतर लाशारी से। जी अतर लाशारी, आगाह कीजिएगा। भावलपुर में 3 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद एक मरतबा फिर गर्मी का राज है और गर्मी के इस मौसम में गैस्ट्रो के हमले जारी हैं। आज की बात करें, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बीबीएच में 50 अफराद जो हैं वो गैस्ट्रो का शिकार होकर लाए गए और ओवरऑल भावलपुर में ये तादाद जो है वो 80 तक पहुंच चुकी हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल तारिक साहब। पूछेंगे, जानेंगे कि वजूहात और एहतियात क्या है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा। सर, आजकल जो है गैस्ट्रो के मरीज बहुत ज़्यादा तादाद में इमरजेंसी का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह जो आजकल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इसके अलावा गैर मेयारी और नाकिस जो अशिया का इस्तेमाल हो रहा है और चीज़ों के अंदर जो मिलावट है उसकी वजह से गैस्ट्रो के जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है मरीज़ों के अंदर। और मेरे ख्याल से इसमें एहतियात करनी चाहिए, मरीज़ों को साफ़ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए और जो है मौसम की शिद्दत को देखते हुए पानी और नमकियात की कमी नहीं होनी चाहिए मरीजों को। डॉक्टर साहब, जो पानी होता है वो साफ पानी या साफ पानी ना हो तो वो भी असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, जो है साफ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है हमें घरों में फ़िल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए और जो है बाहर अगर पानी जो मिलावट का शिकार है वो पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साफ़ सुथरी जगहों से खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। साफ सुथरी जगहों से खाना खाना चाहिए और पानी जो है जितना हो सके साफ इस्तेमाल करें। और उसमें क्योंकि गर्मी के मौसम में जब पसीना बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा होता है तो उसमें जिसमें नमकियात की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए जो नमकियात मतलब ORS हैं वो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ साथ जो आप बाजार से चीज़ें लेते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंतहाई साफ सुथरी और बेहतरीन होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अतर लाशारी आपका। कुछ बात करें अवामी मसाइल के हवाले से तो मुल्तान ज़करिया टाउन फेज 2 ट्रांसफार्मर में आग लगने के वाक़े पर इलाके में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। आग की वजह से बिजली के मीटर और तार भी जल गए हैं, जबकि मैपको हुकाम को कॉल की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह कहना है इलाका मकीनों का। आपको बताते चलें कि मुल्तान ज़करिया टाउन फेज 2 ट्रांसफार्मर में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इलाके में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। आग की वजह से बिजली के मीटर और तार भी जल गए हैं। मैपको हुकाम को कॉल की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहना है इलाका मकीनों का। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही गोहर रहमान से। गोहर रहमान, आगाह कीजिएगा। टाउन फेज 2 में ये ट्रांसफार्मर में रात गई आग लगी। 4 बजे का ये वाकया था, लेकिन मैपको हुकाम को जब कॉल की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अहला इलाका का यही कहना है। इसके अलावा इन्होंने दीगर इदारों को भी कॉल की, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कॉल की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड भी आग के तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर आया, जिसके मुताबिक इलाका मकीनों ने अपनी मदद आग के तहत पानी के जरिए जो इस आग को बुझाने की कोशिश की। मेरा कैमरामैन फरासत अगर आपको दिखा सके इस ट्रांसफार्मर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर ये जल चुका है और यहाँ पर ये इसके आग इतनी शदीद थी कि यहाँ पर जितने पौधे लगे हुए थे, मीटर लगे हुए थे और ये तारें भी ये देखिए आपको रोड पर पड़ी हुई नजर आ रही होंगी। इस टाइम इस ट्रांसफार्मर की कंडीशन भी बहुत खराब है और अहले इलाका यही कह रहे हैं कि मैपको हुकाम को बारहा अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैपको हुकाम अभी तक इसके बारे में कोई नहीं यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए नहीं आया। इस पर अहले इलाका भी बड़े परेशान है। इतवार का रोज है और ये एक अच्छा इलाका है जहाँ पर जो है हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अगर इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर हमारे राब्ते भी किए गए अहले जो हुकाम से, लेकिन हमें इतने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ दीगर इलाकों में लोग होंगे, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना। हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया था? ये असल में एक्चुअली ऐसा है कि इस ट्रांसफार्मर पर काफ़ी लोड है और ये वापडा हुकाम के यहाँ पर साल से जो लोग लगे हुए हैं, करप्ट लोग लगे हुए हैं,
ये यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा अफसर आता है उसको यहाँ से एहतजाज करके उसको चार्ज नहीं लेने देते, डबल सोर्स लगाए हुए हैं। अभी वापडा हुकाम से जब बात की है तो ये जाहिर है जो डबल सोर्स लगे हुए हैं ये इनकी अपनी मिली भगत से लगे हुए हैं। अब आप यकीन करेंगे कि अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत ये पानी डालकर हमने आग बुझाई है। 1122 को कॉल की है, उन्होंने नंबर नहीं उठाया। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि 12 बजे से यहाँ पर लाइट नहीं है और ये लोग हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई मरीज है, वापडा हुकाम से राब्ता किया गया है। वापडा हुकाम का ना एक्सीएन जो है वो फोन सुनता है, ना एसडीओ सुनता है, ना ही उन्होंने 12 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद अभी तक यहाँ पर आने की उन्होंने कुछ तौफीक हुई है। हमने हेड ऑफिस पे इनके राब्ता किया है, हेड ऑफिस पे राब्ता किया है, अभी 6 बजे राब्ता किया है। उन्होंने कहा जी हमने आपको एक्सीएन को कन्वे कर दिया है। वो एक्सीएन साहब अभी तक पता नहीं जिंदा हैं, कहाँ तशरीफ ले गए हैं, हमें नहीं पता कि क्या है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वापडा हुकाम से बारहा अपील की गई, मैपको हुकाम से राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे इलाके में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है, जिसमें की वजह से मरीज इलाके में जो कुछ लोग बीमार भी हैं उन्हें भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। बच्चे भी हैं, बच्चों को जो है पानी की इलाके में कमी हो गई है। हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा। जी सर, हम लोग जब सुबह नमाज पढ़ रहे थे तो हमने अचानक आग देखी है, तो इतना बुरा हाल था, बिलीव करें कि परेशानी का बाइस था और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जैसे दहशत फैली हुई थी कि हुआ क्या। और कोई भी इस मुल्क में ऐसी बात नहीं है जो हमने सरवाइव की है कि कोई हेल्प के लिए नहीं आया। कोई 1122 वालों को फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। ये जो फायर ब्रिगेड वाले ये तब आए हैं जब ये जो आप हालत देख रहे हैं इस टाइम बिल्कुल सूख चुका हुआ था, तब फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं और कोई हेल्प के लिए नहीं था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम बेबस हुए पड़े हैं और टेंशन की बुरा हाल था। जिनका घर है उन्होंने खुद अपनी मदद की आग बुझाई है, इसकी वजह से ये मसला हल हुआ। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड को भी इन्होंने की जानिब से कॉल की गई आग बुझाने के लिए, लेकिन कोई फायर ब्रिगेड का अमला भी जो है 1 घंटे बाद आया। जैसे ही हम यहाँ पर हमारी रोही की टीम पहुंची है तो मैपको हुकाम यहाँ पर आए, लेकिन उनकी जानिब से इसको ट्रांसफार्मर को देखा गया। उसके बाद उनके जानिब से हमने पता किया कि कितना टाइम लगेगा, तो उनका कहना था कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते, इतवार का रोज है, मैपको अमला जो है आज छुट्टी पर है, इसलिए जो है आज छुट्टी पर। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान हमें आगाह करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान का वाहिद फायर ब्रिगेड के ज़रिए तमाम शहर का वाहिद वाटर हेडर नेट कई माह से दूसरे मीटर से महरूम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? फायर ब्रिगेड के ज़रिए इस्तेमाल शहर का वाहिद जो वाटर हाइड्रेंट है ईदगाह चौक वाला, यहाँ पर जो है वो डबल सोर्स से ये महरूम है। सिंगल सोर्स से यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। बिजली का 1 मीटर यहाँ पर मौजूद है। गुज़श्ता कई माह से जो है वो दूसरा मीटर यहाँ पर नहीं लगाया जा सका। लाइट ना होने की सूरत में फायर ब्रिगेड की जो 5 स्टेशन की मुल्तान शहर की गाड़ियां हैं उनको यहाँ से जो है वो पानी भरना पड़ता है। अगर लाइट ना हो तो उनको इंतजार करना पड़ता है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल अगर हो तो लाइट ना हो तो फायर फाइटर्स को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल सोर्स लगा हुआ है उसकी वजह से ये मुश्किलात उनको दरपेश होती हैं। मुल्तान शहर में 5 वाटर हाइड्रेंट है, जिनमें से 4 बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं, जो कि एक किला कोना कासिम बाग पर है, अंदरून बाजार में है, विहाड़ी चौक पर है। तमाम के तमाम जो वाटर हाइड्रेंट है फायर ब्रिगेड के वो खराब है। एक ये वाहिद वाटर हाइड्रेंट है ईदगाह चौक वाला, जो कि सिंगल सोर्स जो बिजली का सोर्स है उस पर चलाया जा रहा है और यहाँ पर लाइट होने की सूरत में जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी मिलता है। अगर लाइट ना हो, इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो यहाँ से पानी नहीं मिलता। तो शहरियों का भी यही मुतालबा नजर आता है और फायर फाइटर्स के जो अमले से बात होती है, जो कि ऑन कैमरा आके बात करने से गुरेज करते हैं, उनका यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर 2 जो बिजली के मीटर हैं वो लगाए जा सके, बैक वक्त यहाँ से जो है वो पानी भरा जा सके। चूंकि एक लाइट अगर 1 मीटर यहाँ पे लगा हो उसमें अगर लाइट ना हो तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है और इमरजेंसी की सूरत हाल में जो है वो शहरियों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी इस तमाम सूरत हाल में हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि डबल सोर्स जो है वो बहाल किया जाना चाहिए ताकि एक रिलीफ मिल सके। जी हाँ, ताकि रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया सैयद माजिन। आपका खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42 खबरें शामिल करें। आपको बताएं, खानेवाल का रेलवे डबल ट्रैक पर तामीर होने वाले पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुल 85 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा पुल खोल दिया गया है?
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جو خانیوال ریلوے ڈبل ٹریک پر جو پل کی تعمیر کا کام 2 سال قبل شروع کیا گیا تھا، اور اب خانیوال سے ملتان اور لودھنا سفر کرنے والے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 85 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس پل کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے رکھا تھا، تاہم یہ کہ ان کے دور حکومت میں اس پل کی تعمیر جو وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب سے 10 روز قبل جو ہے اس پل کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لودھنا جہانیہ بہاولپور سے آنے والی ٹریفک کو جو ملتان کے راستے ملتان پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ پل اوور ہیڈ برج ڈبل ریلوے ٹریک پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس ٹریفک کی جو ہے وہ روانی جو ہے وہ یہاں پر بحال کر دی گئی ہے، جس سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہاولپور، لودھنا جہانیہ اور دیگر چکوک سے آنے والی جو ٹریفک ہے ان کے لیے اب یہ آسانی ہوگی کہ ریلوے ڈبل ٹریک کو کراس کرنے کے لیے وہ اس اوور ہیڈ پل کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے ٹریفک یہاں سے گزر رہی ہے جو کہ ملتان کے روڈ کو جو ہے لنک کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ نظیم مغل، آپ کا آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ سینکڑوں دیہاتوں کے لیے بنایا جانے والا اکلوتا رورل ہیلتھ سینٹر سناما کھنڈرات خستہ حالی کا شکار ہے۔ اسپتال کے باہر سیوریج سسٹم ناکارہ ہے، جبکہ 4 دیواری کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں طاہر چودھری سے۔ طاہر بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سناما ہسپتال کے باہر موجود ہوں۔ اگر ہم سناما ہسپتال کے حوالے سے بات کریں تو یہ سینکڑوں دیہاتوں کا اکلوتا رورل ہیلتھ سینٹر ہے، لیکن اس ہیلتھ سینٹر کی اگر حالت ذات دیکھی جائے تو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہسپتال کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہسپتال کے باہر جو سیوریج کا سسٹم ہے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شمالی طرف کی بات کریں تو شمالی گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیکورٹی رسک بنا ہوا ہے۔ رات کے وقت جو جہاں پر عملہ ڈپٹی کے لیے تعینات ہوتا ہے، زیادہ تر جو فیمیل سٹاف ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں منتخب نمائندوں کی کو میاں ذیشان گرمانی نے 5 سالہ دورہ اقتدار میں یہاں پر گزارا ہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن ہسپتال کی جو حالت زار ہے، ہسپتال کی ترقی کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے کہ جس کے سے ہسپتال کی جو حالت ہے بدلی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر سیوریج سسٹم کی تو ہسپتال جہاں کے بیماریوں سے علاج کیا جاتا ہے بیماریوں کا، وہیں پر باہر جو سیوریج سسٹم ہے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں مچھروں کی افزائش ہے اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ طاہر چودھری ہمیں آگاہ کرنے کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوگی۔ ڈی جی خان میں مرغی کا گوشت 275 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر اشفاق بتائیے گا۔ اتوار کا روز ہے اور اتوار کے روز شہری جہاں پر منڈی میں خریداری کے لیے آتے ہیں، مرغی کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں، مرغی کا ریٹ جو ہے جہاں پر 320 روپے فی کلو کے حساب سے گزشتہ روز جو ہے فروخت ہوتا رہا ہے، اور آج مرغی کا ریٹ جو ہے وہ 275 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے مارکیٹ کے اندر فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو شہری ہیں، جو مارکیٹ میں آنے والے خریدار ہیں، انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ شہریوں سے جب ہم نے بات کی تو شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے مرغی کے ریٹ کو جو ہے مزید کم کیا جائے تاکہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہو سکے، جبکہ شہریوں کا مزید یہ بھی مطالبہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کی جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر مارکیٹ کے اندر چکر لگائیں اور جو قیمتیں ہیں اشیاء خرد و نوش کی ان کو باقاعدہ طور کے اوپر چیک کریں تاکہ کسی قسم کی جو مہنگائی ہے وہ نہ ہو سکے، تاکہ جہاں پر ایک قسم مہنگائی جو ہے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، وہیں شہریوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر خاصی توجہ دے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی سے بچ سکے۔ جی تاکہ جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی سے بچ سکے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق آپ کا۔ چشتیاں سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ شہر فرید کے علاقے میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ ایک ہفتے میں ڈکیتی کی 4تھی واردات دیکھنے میں آئی۔ جمپ والی پلی پر ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹتے رہے، جبکہ 20,000 سے زائد نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد امین سے۔ محمد امین بتائے گا۔ دیکھیں جی، یہ چشتیاں میں تھانہ شہر فرید کا علاقہ ہے، 1,47,000 کے قریب شوگر مل روڈ پر جمپ والی پولیس اسٹاپ ہے، وہاں پر ڈاکوؤں نے الگ صوبائی ناکہ لگا دیا اور ناکہ لگانے کے دوران ڈاکوؤں نے 20 سے زائد جو ہے راہگیروں کو لوٹ لیا، کسی سے 10,000، کسی سے 8,000 تو کسی سے 3,000 روپے لوٹا، اور تمام جو 20 کے 20 لوٹنے والے شہری تھے ان کے موبائل بھی ڈاکوؤں نے اپنے قبضہ میں لے لیے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ڈاکوؤں کی ناکہ بندی جاری رہی اور پولیس اس دوران جو ہے وہ خواب غفلت میں سوئی رہی۔ تھانہ شہر فرید میں یہ ایک ہفتے میں 4تھی واردات ہے۔ تھانہ شہر فرید کے حدود میں
डाकू बेलगाम हो चुके हैं। तो इस हवाले से शहरी हैं, ये दरिया का इलाका, तो शहरी खौफजदा है। उनका कहना है कि यहाँ पर ये थाना शहर फरीद के इलाके में पुलिस क्यों बेख्तियार हो गई है, पुलिस की रेड कायम क्यों नहीं हो रही। एक हफ्ते में चौथी वारदात होना जो है वो मकामी एजेंसियों और जो पुलिस थाना शहर फरीद है उसकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। तो 1 घंटा मेन रोड पर शुगर मिल पर डाकुओं ने नाका लगाए रखा और नाका के दौरान 20 से ज्यादा शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस इस दौरान मौका पर ना पहुंची और पुलिस को तो वारदात का पता ही ना चल सका। वहीं पर खबर ब्रेक होने के बाद जो है, टिकर फ्लैश होने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई और अब पुलिस जो है वकुआ पर पहुंच गई है और डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। जी, डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन हमें अपडेट करने का। दूसरी जानिब मुल्तान नागशाह चौक फ्लाईओवर के करीब डकैती की वारदात हुई। डाकुओं की गन पॉइंट पर शहरी से लूटमार की गई। डाकू मोहम्मद वसीम से गन पॉइंट पर 8000 और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, बताइएगा, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये थाना कुतुबपुर के करीब जो है वो डकैती की वारदात पेश आई है, जहाँ पे डाकू जो है नागशाह फ्लाई ओवर है यहाँ पर, वहाँ पर जो है वो डाकू जो है वो गाड़ी पर सवार थे 4 डाकू, जिसने शहरी को जो है जो मोटरसाइकिल पे सवार था मोहम्मद वसीम, उसको रोका फ्लाई ओवर पर और गन पॉइंट पर जो है वो उससे 8000 रुपए और उसका कीमती मोबाइल फोन उससे छीन कर जो है वो फरार हुए। वाकये की इत्तला के बाद पुलिस थाना कुतुबपुर ने इलाका की नाकाबंदी करके जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया और डाकुओं का ताक़ुब शुरू कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद माजिन आपका। कोर्ट कचहरी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 जुलाई से मौसम गर्मा की तासीलात का आगाज होगा। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट, मुल्तान और बहावलपुर बेंचेस में 2 माह की अदालती छुट्टियों में अहम केसेस की समाअत होगी। 2 जुलाई से सितंबर तक छुट्टियों के दौरान जजेस रोस्टर तश्कील दिया जाएगा। छुट्टियों के दौरान दरख्वास्त, जमानतों, हिस्ब भेजा केसेस की समाअत होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और उसके इलाकाई बेंचेस जो हैं, जिसमें हाई कोर्ट मुल्तान बेंच है, हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच है, वहाँ पे 2 जुलाई से मौसम गर्मा की तहसीलात का आगाज हो जाएगा। 2 माह की ये तहसीलात होंगी और इन छुट्टियों के दौरान सिर्फ अहम नोयत के मुकदमात की समाअत होगी, जिसमें हफ्से बेजा के मामलात होंगे, दरखास्त जमानतें होंगी और हुक्म इम्तनाई समेत इंतहाई अहम मामलात के लिए बेंच तश्कील दिए जाएंगे। इन छुट्टियों के दौरान 2 माह की छुट्टियां हैं। इस दौरान नैब के केसेस, मुंशियात के केसेस और इसके अलावा सद दहशतगर्दी समेत दीगर जो केसेस हैं उनके लिए जो डिवीजन बेंच बन गया है, खुसूसी डिवीजन बेंच थे, वो काम नहीं करेंगे। जो जजेस हैं वो ड्यूटी जज के से फैसला अंजाम देंगे और इस हवाले से आइंदा हफ्ते जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। के बाद आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर रहीम खान के हल्का NA 175 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। सैयद हामिद सईद काज़मी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नजीर जानिया का बस्ती मोहानी, बस्ती कलियार, गंडियानी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कहा। पहले भी हल्के के अवाम की खिदमत की और अब भी करेंगे, ये कहना था हामिद सईद काज़मी का। आपको बताते चलें कि साबिक वफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर रहीम खान के हल्का NA 175 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं कंट्रोलर न्यूज जमशेद रिजवानी से। जमशेद रिजवानी, बताएगा। जी, साबिक वफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल रहे हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में टिकट के खिलाफ छोड़कर इसी हल्के से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आज आगाज किया है। और उन्होंने इस सिलसिले में जो उनके सूबाई हल्का है 266, उनके साथ एक और आज़ाद उम्मीदवार नजीर चांदिया, उन्होंने मिलकर उनके साथ कैंपेन का आगाज किया और मुख्तलिफ
जो बस्तियाँ हैं, खासतौर पर कलियार है, कंडियानी है और मुख्तलिफ शकूक हैं, उसका दौरा किया, वहाँ खिताब भी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि वो पहले भी इस हल्के से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने यहाँ से लोगों की खिदमत की और अब भी अगर उन्हें मौका मिला तो लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और इस हल्के में जो अहम बात यह है कि जो मुस्लिम नवाज की और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनमें सैयद हामिद सईद काज़मी का यहाँ पे आज़ाद हैसियत में हिस्सा लेना एक नई रंग है इस इंतखाबी मुहिम में इस हल्के की। तो उससे अहमियत को सैयद हामिद सईद काज़मी अपने जो मुरीदैन हैं उनको और जो इस हल्के में उनकी हल्का इरादत है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस इंतखाबी में आज़ाद हैसियत में अपने आप को उन्होंने पेश किया और इसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि जी वो इसमें अपना असर दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। जी कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जनूबी पंजाब की खवातीन को नजरअंदाज करने पर पार्टी की खवातीन शदीद मायूसी का शिकार हैं। खवातीन का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर मिसमैनेजमेंट हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अतहर बताइएगा। ऐसे ये बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तकसीम हुई है इस दफ़ा, उसके हवाले से पार्टी की जो खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अरसा काम किया उनमें भी तशवीश है। शैला एहसान बहावलपुर में सबसे पुरानी जो है वो वर्कर भी हैं, CEC की मेंबर भी हैं और जनूबी पंजाब की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी रही हैं। मोहतरमा बताइएगा, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने भी बहुत सारा काम किया और ये जो हुआ इसके ऊपर क्या कहेंगी? देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त सिर्फ मेरे या साउथ पंजाब के नहीं हैं, पूरे पंजाब के हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि जब हमारी लिस्ट बनी है, प्रायोरिटी लिस्ट साउथ पंजाब की, तो चेयरमैन की हिदायत थी कि तमाम जितने भी रीजन्स हैं अपनी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और वो सेंटर में भेजें और तमाम जो हमारे रीजन के सदूर हैं उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो लिस्ट वहाँ पहुँची हैं तो जिनको इख्तियार था या जिनको इख्तियार दिया गया था इन लिस्ट को सम अप करने के लिए या अपने पंजाब लेवल की एक लिस्ट बनाने के, तो उन्होंने, मैं नहीं समझती कि उन्होंने लिस्टों को कहाँ किया, रद्दी की टोकरी में फेंका या क्या किया। वो उन लिस्टों के मुताबिक खवातीन आई ही नहीं है पंजाब की लिस्ट में और आज आप देख रहे हैं कि तमाम पंजाब में ये शोर मचा हुआ है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट थी वो कहाँ है और हमारे नाम किधर है। तो कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर नाइंसाफी। जी बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी आपका। कुछ बात करें मौसम के हवाले से तो मुल्तान शहर और गिरदुनवा में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फारिया हाशमी से। फारिया, आगाह कीजिएगा, मुल्तान का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में गर्मी का जोर बरकरार है, फिजा अब्र आलूद है जिसकी वजह से धूप मध्यम हो गई है, लेकिन फिर भी माहौल जो है उसमें काफी हबस है जिससे गर्मी ज्यादा महसूस की जा सकती है। इस वक्त मुल्तान का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज के रोज कम से कम 29.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज के रोज शहर मुल्तान का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है, जिससे ये मालूम होता है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। आज संडे है, मैं इस वक्त किला कोना कासिम बाग में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फैमिलीज आ रही हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ आ रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अगरचे धूप थोड़ी मध्यम है लेकिन हवा चल रही है और दरख्तों के नीचे ये हवा काफी। बहुत शुक्रिया फारिया हमें अपडेट करने का। मुल्तान के बाद कुछ बात करें डेरा गाजी खान के मौसम की, तो डेरा गाजी खान में सूरज की आंखें दिखाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सूरज ने एक मरतबा फिर जो है अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे सूरज निकलता आ रहा है वैसे वैसे जो गर्मी की शिद्दत है, जो तपिश है, उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस टाइम शहर का दर्जा हरारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारा जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है जब शहरी अपने घरों से बाहर निकलें तो सर को जो है ढांप कर निकलें, गर्मी की शिद्दत जो है उससे बचा जाए, तपिश से जो है बचा जाए। तपिश से बचने के लिए शहरी जो अपने सर के ऊपर कपड़ा लेकर निकलें और अपने मुंह को जो है ढांप कर निकलें। अगर बात करते हैं हम फोर्ट मंडरू की, तो फोर्ट मंडरू में मौसम जो है उसमें मौसम का दर्जा हरारा जो है वो इस टाइम जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक आपका।